नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टडी चैनल पर। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन बोला जाएगा। आज से यह नई श्रृंखला शुरू हो रही है। डेली 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन एक आपको उपलब्ध कराई जाएगी। चलिए आज के डिक्टेशन शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, कमेंट करें। रेडी स्टार्ट। प्रधानमंत्री मोदी के कट्टर आलोचक भी यह स्वीकार करेंगे कि हमारे 70 वर्षीय प्रधानमंत्री ने अलग अलग तरह के वैश्विक नेताओं के साथ गर्मजोशी, मिलनसारता और व्यक्तिगत रिश्ते बनाने में अनूठी महारत हासिल कर ली है। उन्हें केवल आउटरीच सेशन में भागीदारी के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन सामूहिक तस्वीर लेते वक्त उन्हें प्रमुखता से केंद्र में रखा गया। संक्षेप में कहें तो उनके प्रति काफ़ी सम्मान और शिष्टाचार दर्शाया गया। और हो भी क्यों नहीं, अमेरिका और फ्रांस के राष्ट्रपतियों तथा ब्रिटिश एवं कनाडा के प्रधानमंत्रियों की तुलना में मोदी ने भारत में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रच दिया है। हालांकि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई। इस अवसर का लाभ उठाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कई ऐसे मुद्दे उठाए जो न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण हैं। मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं में प्रौद्योगिकी के उदय ने साइबर सुरक्षा के महत्व की भी पुष्टि की है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत अपनी विकास यात्रा के लिए किस तरह से एआई का लाभ उठा रहा है। यह जरूरी है कि एआई पारदर्शी, सुरक्षित, सुलभ और जिम्मेदार बना रहे। जहाँ तक ऊर्जा का सवाल है, भारत का दृष्टिकोण उपलब्धता, पहुँच, सामर्थ्य और स्वीकार्यता पर आधारित है। हम निर्धारित समय से पहले अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। सितंबर 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी यूनियन को उसका पूर्ण सदस्य बनवाने के भारत के प्रयासों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल साउथ की भलाई के लिए बोलने और विश्व मंच पर अपनी प्राथमिकताओं और चिंताओं को व्यक्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत इटली के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए उन्होंने भारत प्रशांत और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने की आशा व्यक्त की। पिछले 2 दशक से ज़्यादा समय से हम सुन रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जन्मी मौजूदा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आज दुनिया की वास्तविकताओं को नहीं दर्शाती और उसकी समस्याओं का समाधान करने में अक्षम है। यही बात G7 के साथ लागू होती है, जिसकी स्थापना 1975 में दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक लोकतंत्रों के एक अनौपचारिक समूह के रूप में तेल संकट, वित्तीय संकट और मंदी से निपटने के लिए की गई थी। इस समूह में कनाडा 1975 में शामिल हुआ। इसका न तो मुख्यालय है, न सचिवालय और न ही चार्टर। इसकी अध्यक्षता बारी बारी से हर साल सदस्य देशों द्वारा की जाती है। मौजूदा अध्यक्ष एजेंडा निर्धारित करता है और गैर सदस्य देशों को उचित समझकर आमंत्रित करता है।
पिछले कुछ वर्षों में मुद्रास्फीति और अन्य आर्थिक चिंताओं के अलावा जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और प्रवासन जैसे कई मुद्दे G7 की चर्चाओं में प्रमुखता से शामिल रहे हैं। G7 देशों की कुल GDP, जो विश्व की जनसंख्या का मात्र 10% है, $463 खरब है।